एक छोटे से गांव में गंगा नाम की बूढ़ी औरत अपने बेटे विक्रम और बहू के साथ रहा करती थी। बेटा विक्रम खेत में काम करने जाया करता था। गंगा रोज मंदिर जाती थी। एक दिन उसे उसकी सहेली कमला मिलती है। अरे गंगा, तू कैसी है? बहन कितने दिनों बाद मिल रही है। तुझसे पहले तो रोज एक बार मुलाकात हो ही जाती थी, अब तो जैसे गायब ही हो गई है। हाँ कमला, सब कुशल मंगल है। तू कैसी है? सुना है तेरे बेटे की शादी हो गई है, बहुत बधाई हो तुझे। हाँ बहन, 2 महीने पहले ही शादी हुई थी, बहुत धूमधाम से किया था। मैंने पर तू तो आई ही नहीं। मैंने तो तुझे बुलावा भेजवाया था, बड़ी उम्मीद थी कि तू आएगी। अरे बहन, मुझे आना तो बहुत था, दिल से चाहा था कि तेरे बेटे की शादी में शामिल हो, लेकिन उस समय मेरे भाई की तबीयत अचानक बहुत बिगड़ गई थी, अस्पताल ले जाना पड़ा। बस उसी चक्कर में मैं नहीं आ पाई, बहुत अफसोस हुआ मुझे भी। कोई बात नहीं गंगा, जिंदगी में ऐसे मौके फिर भी आते हैं, पर अपनों की सेहत सबसे पहले है। अच्छा ये बता, बहू कैसी है? अब तो घर में नया चिराग आया है, सब कुछ बदल गया होगा। मेरी बहू सीमा तो सच कहूँ तो लाखों में एक है कमला। उसे घर गृहस्थी के हर काम में माहिरता है। सुबह सवेरे उठकर पूरा घर चमका देती है, फिर गर्मा गर्म नाश्ता बनाती है, और सबसे बड़ी बात, पहले मेरी थाली सजाती है, खुद बाद में खाती है। इतना सामान देती है मुझे जैसे मैं उसकी सास नहीं उसकी माँ हूँ। जब वो मेरे पैरों में तेल लगाकर मालिश करती है, तब मुझे अपने बेटी की याद आती है। कभी भी ऊंची आवाज में बात नहीं करती, हर समय मुस्कुराकर मेरी सेवा करती है। अम्मा जी, जब तक मैं हूँ आपकी परेशानी नहीं होने दूंगी। मुझे तो लगता है जैसे भगवान ने मेरी प्रार्थनाएं सुन ली। अरे गंगा, तेरे तो भाग्य ही जाग गए। सचमुच बड़ी सौभाग्यशाली निकली तू। फिर कमला वहाँ से चली जाती है और गंगा चिंता में पड़ जाती है। घर पहुँचने पर गंगा की बहू सीमा कहती है, आ गई महारानी, जरा देखो 2 गरी की सुई क्या कह रही है। इतनी देर कहाँ थी आप? बहू, बाहर सब्जी लेने गई थी। रास्ते में मेरी पुरानी सहेली कमला मिल गई। कितने सालों बाद मिली थी, थोड़ी देर उससे बातें करने लगी, इसीलिए देर हो गई। अच्छा जी, बातें करने लगी थी या फिर मेरी बुराई कर रही थी उसके सामने? बहू ऐसी है, बहू वैसी है, ये कहकर बाहर अपनी सफाई दे रही थी हूँ क्या? नहीं बहू, कैसी बात कर रही हो? मैंने किसी से कुछ नहीं कहा। मैंने तो बस हालचाल पूछे थे। बड़ी भोली बनती है। आप लौट चलिए, अब ज्यादा दिखावा मत कीजिए। जल्दी चलिए, खाना तैयार है, खा लीजिए, मुझे और भी बहुत काम करने हैं। गंगा थकी हुई चाल से रसोई में जाती है और थाली में खाना देखकर चौंक जाती है। थाली में बासी रोटियां और सिर्फ नमक रखा है, सब्जी नहीं है। यह क्या बहू, यह रोटियां तो बासी लग रही है। और सब्जी तो बनाई थी, लेकिन हमने खा ली, बची नहीं। यह रोटियां कल रात की है, फेंक देती तो बर्बादी होती ना। वैसे भी तुम्हारा बेटा बहुत मेहनत करता है, वो बासी खाना खाएगा क्या? तुम्हारे लिए तो चल जाएगा। मेरे मायके में कभी किसी ने बासी रोटी नहीं दी थी, लेकिन कोई बात नहीं, जो मिल गया वही खा लूंगी। अब जो है सो है, कोई रसोई तुम्हारे लिए फिर से नहीं बनी। अपने कमरे में जा रही हूँ, मुझे आराम करना है। सीमा चली जाती है। गंगा थाली के सामने बैठी है, लेकिन वो खाना नहीं खा पाती। उनकी आंखें भर आती है। कुछ देर बाद दरवाजा खुलता है और बेटा विक्रम आता है। उसके चेहरे पर थकान के बावजूद खुशी है। माँ, तुमने खाना खा लिया न? आज सीमा ने बहुत बढ़िया खाना बनाया था, स्वाद ही ऐसा था कि मन ही नहीं भरा। हाँ बेटा,
खा लिया। सच में बहुत स्वादिष्ट था, पेट भर गया। देखा माँ, कितनी भाग्यशाली हो तुम। ऐसी बहू मिली है जो घर भी संभालती है और इतनी अच्छी खाना भी बनाती है। जो बेटा अब अपनी माँ की नहीं, अपनी पत्नी की आंखों से दुनिया देखने लगा है, उसको क्या समझाऊं? अगर कुछ कहा तो उल्टा बहू ही मुझे दोषी ठहराएगी। अच्छा यही है कि चुप रहूं, चुपचाप सब सह लूं। माँ, तुम्हारा चेहरा क्यों उतरा हुआ है? सब ठीक तो है ना? कहीं तबीयत तो नहीं खराब? कुछ नहीं बेटा, बस पैरों में थोड़ा दर्द है। शायद ज्यादा देर खड़े रहने से हो गया होगा। जरा वो मालिश वाला तेल दे देना, अलमारी पर रखा है। क्या माँ, तेल तो तुम्हारे सामने ही रखा है, इतना भी नहीं हो सकता तुमसे? मैं अभी खेत से लौट कर आया हूँ, बहुत थका हूँ, जरा सोने दो मुझे। विक्रम वहां से चला जाता है। गंगा को बहुत दुख होता है। वह अपने स्वर्गीय पति को याद करते हुए रोने लगती है। काश आप मुझे इस दुनिया में अकेला छोड़कर ना गए होते। आप क्यों चले गए? अगर जाना ही था तो मुझे भी अपने साथ ले जाती। कम से कम इस तन्हाई, इस बेबसी और इस उपेक्षा से तो बच जाती। क्या देख रहे हैं आप वहां ऊपर से? देखिए अपने बेटे को, वही बेटा जिसे मैंने अपनी ममता से सींचा, जिसने कभी मेरी गोद से उतरना नहीं चाहा करता था। वही बेटा आज अपनी पत्नी के प्यार में इतना डूब चुका है कि उसे अपनी माँ की तकलीफ, दर्द, अकेलापन कुछ भी नजर नहीं आता। मैं जब कभी बहू के बारे में कुछ कहती हूँ सिर्फ इसलिए कि यह घर बचे, यह रिश्ता ठीक रहे, तो वो हर बार अपनी पत्नी का ही पक्ष लेता है। उसने तो जैसे मेरी बातों को कभी सुना ही नहीं। पता नहीं मैंने कौन से जन्म में ऐसा पाप कर दिया कि मुझे अपने बुढ़ापे में ऐसे दिन देखने पड़ रहे हैं, अकेलेपन के, तिरस्कार के। इसी दौरान विक्रम कमरे में आता है और सीमा से बात करता है। क्या बात है सीमा, तुम्हारा चेहरा बहुत उतरा हुआ लग रहा है, बहुत थकी थकी सी दिख रही हो, सब ठीक तो है न? हाँ, क्या बताऊँ तुम्हें, मेरे पैरों में बहुत तेज दर्द है। लगता है जैसे हड्डियां जवाब दे रही है। सिर भी दर्द से फटा जा रहा है। दिन भर एक पल की भी राहत नहीं मिलती। तुम्हारा ख्याल रखना, माँ जी के खाने पीने की व्यवस्था करना, उनकी दवाइयों का ध्यान रखना, और फिर पूरे घर के काम, सारा बोझ मेरे ही कंधों पर है। माँ जी को देखो, सारा दिन बस आराम करती रहती है। ये नहीं कि जरा सा मेरा हाथ पटा दे, कम से कम एक गिलास पानी ही पूछ ले। अरे छोड़ो ने सब बातों को, आओ मैं तुम्हारा सिर दबा देता हूँ, और हाँ, तुम्हारे पैरों की मालिश भी कर देता हूँ। मैं हूँ तुम्हारे साथ, तुम्हारा ख्याल रखने वाला। तुम इतनी चिंता क्यों करती हो? तुम्हें परेशान देता हूँ तो मेरे दिल में भी हलचल मच जाती है। तुम्हारा दुख मुझसे सहन नहीं होता। माँ की तो उम्र हो चली है, आज है कल नहीं है, उनका क्या भरोसा। गंगा, जो पास के कमरे में खड़ी थी, ये सब सुन रही थी। उसके चेहरे पर एक लंबी खामोशी थी, पर उसकी आंखों में आंसुओं की लहरें उतर आई थी। वाह रे मेरे लाल, जब मैंने तुझसे बस इतना कहा कि बेटा मेरी कमर बहुत दुख रही है, जरा मालिश का तेल ला दे, तो तू बोला था मैं थक गया हूँ, सोने जा रहा हूँ। तुझे अपनी माँ की तकलीफ नजर नहीं आई, लेकिन अब अपनी पत्नी के पैर दबा रहा है, उसका सिर सहला रहा है। तेरी पत्नी की धखान देखी जाती है, लेकिन माँ की लाचारी वो तुझसे देखी नहीं जाती। गंगा की आंखें नम हो जाती है। वो चुपचाप अपने कमरे की ओर लौट जाती है और सो जाती है बहुत भारी दिल के साथ। सुनिए जी, एक बड़ी खुशखबरी है। मेरे मामा की बेटे की शादी तय हो गई है। अगले महीने शादी है, हमें जरूर जाना है। अरे फिर से कोई शादी?
अभी पिछले महीने ही तो तुम्हारे चाचा के यहाँ गए थे, हर बार तो नहीं जा सकते। अरे नहीं, यह मामूली शादी नहीं है, बहुत बड़ी है। पूरा गांव आएगा, शहर से भी रिश्तेदार आ रहे हैं। औरतें क्या क्या पहनेंगी आप सोच भी नहीं सकते। आप बताइए, मैं कोई पुरानी धुरानी साड़ी पहन कर जाऊं? सब मुझे ही घूरेंगे और बातें बनाएंगे। तुम्हारे पास तो वैसे भी दर्जनों साड़ियां हैं, उनमें से कोई पहन लो, और फिर इतनी दूर के रिश्तेदार की शादी में इतना दिखावा क्यों? बस यही बात तो है, आपके लिए तो मेरी इज्जत कोई मायने ही नहीं रखती। औरतें कहेंगी, देखो सीमा को क्या हालत बना रखी है रमेश ने। और अगर मैं चमचमाती साड़ी पहनूं, गहनों से लदी रहूं, तो सब जलेंगे और कहेंगे, वाह क्या बात है। सीमा, अब तुम समझने की कोशिश क्यों नहीं करती? घर का खर्चा पहले ही बढ़ा हुआ है, माँ की दवाइयाँ, खेती का नुकसान, अब और कहाँ से लाऊं इतने पैसे? एक तरकीब है मेरे पास, आपको नहीं पता, लेकिन आपकी माँ, वो अपनी अलमारी की चाबी किसी को नहीं देती। मुझे शक है उसमें उन्होंने बहुत पैसे छिपा रखे हैं। बस आप उनसे थोड़ी चालाकी से बात कर लीजिए। क्या माँ से झूठ बोलूं? नहीं, बस एक मजबूरी बताए, कहिए कि जमींदार से कर्ज लिया था, अब लौटाना हो। जमींदार धमका रहा है, घर ले लेगा अगर पैसे नहीं दिया तो। कोई भी माँ बेटे की तकलीफ नहीं देख सकती, वो पैसे निकाल ही लेंगी। विक्रम उदास चेहरा लिए हुए माँ के पास जाकर बैठ जाता है। अपने बेटे को उदास मन से बैठा हुआ देख गंगा बोलती है, क्या हुआ बेटे, कुछ परेशान लग रहे हो, कुछ कहोगे भी? क्या बताऊं माँ, जब आप बहुत बीमार थी तो मुझे मजबूरी में जमींदार से कुछ पैसे उधार लेने पड़े। अब वो रोज धमकी देता है, कहता है अगर पैसे नहीं लौटाए तो हमारा घर नीलाम कर देगा। हे भगवान, ये बात तूने पहले क्यों नहीं बताई बेटा? आपकी तबीयत को देखकर मन नहीं हुआ कि आपको और परेशान करूं, पर अब हालात हाथ से निकलते जा रहे हैं। घर का खर्चा, दवाइयाँ, खेती सब ठप है। मुझे समझ नहीं आता क्या करूं। तुम इतना परेशान मत हो बेटा, मेरे पास कुछ पैसे हैं जो तुम्हारे पिताजी ने बुरे समय में काम आएंगे। इसी वजह से मुझे दिए थे, और इससे बुरा समय क्या हो सकता है। तुम वो पैसे ले लो और जमींदार का कर्ज चुका दो। ज्यादा तो नहीं है मेरे पास, लेकिन तुम्हारी कुछ तो मदद हो ही जाएगी। गंगा अपने अलमारी से पैसे निकाल कर विक्रम को दे देती है। विक्रम उन पैसों से सीमा के लिए कपड़े और गहने खरीद देता है। कुछ दिन शांति से बीत जाता है। फिर एक दिन सीमा अपने कमरे में सोचती है, इस बुढ़िया का अब कुछ करना ही पड़ेगा। दिन दिन हालत बिगड़ती जा रही है। मैं इस घर की बहू हूँ, पर राज तो यह बुढ़िया कर रही है। जब भी इसे देखती हूँ मेरा खून खौल उठता है। कब जाएगी ये ऊपर? ना कुछ चैन से जीने देती है, ना हमें जीने देती है। ऊपर से इसकी दवाई, इसका इलाज, हर महीने हजारों रुपए खर्च हो जाते हैं। अगर ये मर जाए तो हमारे सारे खर्चे भी कम हो जाएंगे। ऐसे तो ये हमें कंगाल कर देगी। अब बहुत हो गया, कुछ करना ही होगा। सीमा जानबूझकर गंगा से टकराकर नीचे गिर जाती है। हाय, मैं मर गई। मेरी कमर, ओह कितनी जोर से गिरी हूँ मैं। अरे अरे बहू, ये क्या हो गया? तुम गिर कैसे पड़ी? कहीं ज्यादा चोट तो नहीं लगी? हे भगवान, कुछ तो बोलो। आपने मुझे धक्का दिया, मेरी कमर, मुझे बहुत दर्द हो रहा है। धक्का? मैंने नहीं बहू, मैंने तुम्हें नहीं धक्का दिया। तुम तो खुद ही गिर गई थी। झूठ मत बोलिए, आपने ही मुझे गिराया है। सब देख रहे थे। अब आप बचने की कोशिश कर रही है।
विक्रम दौड़ कर आता है। सीमा को नीचे गिरा हुआ देखकर उसकी आंखें चम हो जाती है। सीमा, ये क्या हुआ? तुम जमीन पर क्यों हो? माँ, ये क्या किया आपने? बेटा, मैंने कुछ नहीं किया। मैं तो बस अपने कमरे से निकल रही थी, तभी ये गिर गई। माँ, ये क्या तरीका है? आप जानबूझकर सीमा को गिराएंगी? क्या आपको थोड़ा भी ख्याल नहीं है? मुझे पता है आप सीमा को पसंद नहीं करती, लेकिन इसका मतलब ये तो नहीं कि आप उसे छोड़ पहुंचाएं। बेटा, मुझे यकीन है तू जानता है कि मैं ऐसा कुछ नहीं कर सकती। मैंने हाथ भी नहीं लगाया इसे। बस सीमा, अब कुछ मत कहो। तुम आराम करो, बाकी सब काम माँ कर लेंगे। विक्रम उसे लेकर अपने कमरे की ओर बढ़ता है। पीछे छूटती है गंगा, आंखों में आंसू, दिल में दर्द। जिस बेटे को अपनी गोद में खिलाया, आज वही उसकी आंखों के सामने उसे जूठा समझ बैठा। क्या सच में मेरी ममता जूठी हो गई? आज मेरी ही परवरिश मुझसे सवाल कर रही है। मुझे बहुत डर लग रहा है विक्रम। आपने देखा नहीं आज माँ जी ने कैसे मुझे धक्का दे दिया। वो मेरी आंखों में नफरत भर कर देख रही थी। मुझे सच में लगता है वो मुझे मार देना चाहती है। ऐसा क्यों बोल रही हो सीमा? मरे तुम्हारे दुश्मन माँ इस उम्र में ऐसा क्यों करेंगी भला? क्यों नहीं करेंगी? आप दिन भर बाहर रहते हो, खेतों में। घर पर सारा दिन मैं उनके साथ रहकर हर पल उनकी बातों और तानों को सुनती हूँ। आप तो बस उन्हें उस रूप में देखते हो जो वो आपके सामने दिखाती है। सीमा, माँ मेरे लिए कभी ऐसी नहीं थी। उन्होंने हमें पाला है, जीवन भर त्याग किया है। और अब वही माँ मेरे लिए जहर बन गई है। कभी खाना खराब बता देती है, कभी मेरी परवरिश पर सवाल उठाती है। ये रोज की जिक-जिक, ये घुटन मैं और बर्दाश्त नहीं कर सकती। मैं समझता हूँ सीमा, सच कहूँ तो मैं भी परेशान हूँ, लेकिन माँ को इस हालत में कहीं और नहीं बेच सकते। तो क्या करें? उन्हें हमेशा सिर पर बिठाए रखे। मैं साफ कह रही हूँ, या तो इस घर में मैं रहूंगी या फिर माँ जी अब और नहीं। सीमा, वो मेरी माँ है। इस उम्र में उन्हें घर से निकाल दूं तो लोग क्या कहेंगे? और मेरा जमीर, वो भी मुझे चैन से जीने नहीं देखा। फिर एक रास्ता और है, ऐसा रास्ता जिसमें ना कोई रोकेगा, ना कोई सवाल पूछेगा। क्या मतलब है तुम्हारा? सीधा ऊपर भेज दो उन्हें। ना रहेगा बास, ना बजेगी बांसुरी। उनकी दवाइयों का खर्चा, उनके ताने, सब कुछ खत्म। तुम ये कैसी बातें कर रहे हो? बिल्कुल सही बात कर रहे हूँ। वो अब किसी काम की नहीं रहे, हमेशा रोती रहती है, पिताजी की याद में जीती है। क्यों न उन्हें मुक्ति दे दी जाए? वैसे भी मरने की उम्र तो उनकी है। शायद तुम सही कह रही हो। माँ अब इस दुनिया में खुश नहीं है, और तुम भी तो दुखी हो। हमारी नहीं। तो फिर तैरहा, कल बेहोश करने वाली दवाइयाँ लाना, मैं सब संभाल लूंगी। अगली सुबह विक्रम सीमा को दवाई लाकर देता है। सीमा के चेहरे पर अजीब संतोष है। वो गंगा के लिए खाना बनाती है और उसमें दवाई भी मिला देती है। आज इस घर से एक बोझ हट जाएगा। माँ जी का प्रिय खाना बनाकर ही विदा करूं। अच्छा खाना खाकर ही सो जाएं, फिर कभी उठेंगी नहीं। लीजिए माँ जी, आज आपकी पसंद का खाना बनाया है। लौकी की सब्जी और खीर, जैसे आपको पसंद है। आज तक तो इस बहू ने मुझे कभी मेरे मनपसंद सब्जी रोटी नहीं खिलाई। रोज तो बासी खाना देती है। आज इतनी सेवा क्यों? जरूर इस खाने में कुछ मिलाया है, लेकिन मैं करूं भी तो क्या करूं? आज नहीं खाऊंगी, कल नहीं खाऊंगी, लेकिन कभी तो मुझे उसके हाथ का खाना ही पड़ेगा। कितने दिन भूखे रहूंगी और कहाँ जाऊंगी? हे भोलेनाथ, मैंने तेरी बहुत भक्ति की है। अगर मेरी भक्ति में सच्चाई होगी
तो मैं यह खाना खाकर भी मैं जीवित रह जाऊंगी, अन्यथा मुझे मरना भी स्वीकार है। सब आपके ऊपर छोड़ रही हूँ प्रभु, मेरी रक्षा कर लेना, नहीं तो मुझे मार देना। अगर आपकी यही इच्छा है तो मुझे मौत भी मंजूर है। गंगा खाना खा लेती है और कुछ ही देर बाद बेहोश हो जाती है। विक्रम इसका फायदा उठाता है। विक्रम गंगा को बोरी में बांधकर शमशान ले जाता है और लकड़ियों पर लिटा देता है। जैसे ही वह माचिस जलाने लगता है, अरे यार, माचिस तो घर पर ही भूल गया, जल्दी जाना पड़ेगा, कहीं उसे होश ना आ जाए। विक्रम माचिस लेने घर की ओर दौड़ता है। वहाँ सीमा उसे देखकर चौंक जाती है। अरे आप इतने जल्दी वापस आ गए। मुझे माचिस दे दो जल्दी, घर पर ही भूल गया, जल्दी करो नहीं तो उसे होश आ जाएगा। इधर गंगा को होश आ जाता है, उसे सब कुछ याद आ जाता है। वो बहुत दुखी हो जाती है। हे भगवान, मुझे होश क्यों आया? मरने दिया होता, ऐसे बेटे के साथ जीने से तो अच्छा मरना ही था। विक्रम को आता देख गंगा एक पेड़ के पीछे छुप जाती है। अंधेरा होने की वजह से विक्रम को कुछ नजर नहीं आता। वह खाली लकड़ी को आग लगाकर घर चला जाता है। घर पहुंचकर सीमा विक्रम से पूछती है, काम हो गया ना? हाँ, बिल्कुल हो गया। ऐसा हो सकता है कि तुम कुछ कहो और मैं ना करो, मैं तुम्हारे लिए कुछ भी कर सकता हूँ। अब तुम खुश हो ना? तुम्हारी सारी चिंता मिट गई और मेरी भी। हाँ, बिल्कुल, अब हम आराम से रह सकते हैं। कोई झगड़ा, कोई तकलीफ नहीं होगी। आप जैसे पति को पाकर मैं तो धन्य हो गई। आपने यह सब मेरी खुशी के लिए किया। अब मैं आपको कभी आपकी माँ की कमी महसूस नहीं होने दूंगी। उनसे कहीं अधिक आपका ध्यान रखूंगी, हमेशा आपको खुश रखूंगी। उधर गंगा सोचती है, हे भगवान, अब मैं कहाँ जाऊँ, क्या करूँ? मेरा तो अब कोई नहीं बचा। अगर फिर से घर गई तो फिर से मुझे मारने की कोशिश करेंगे। हे भोलेनाथ, आपने मुझे बचाया है, मुझे जीवन दिया है, तो आगे का रास्ता भी अब आप ही दिखाइए। मेरी मदद कीजिए प्रभु। तभी वहाँ पर कुछ चोर आ जाते हैं। उनके पास एक पोतली होती है जिसमें चुराया हुआ सामान होता है। गंगा उन्हें देखकर पेड़ के पीछे छुप जाती है। चलो यहीं बैठ जाते हैं, यहाँ पैसे गिन लेते हैं और बाकी का सोना भी बांट लेते हैं। लेकिन भाई, यहाँ भूत तो रहते होंगे न? मुझे बहुत डर लग रहा है। इंसानों से बच जाएंगे, लेकिन भूतों से कैसे बचेंगे? अरे डर मत, कुछ नहीं होगा, मैं हूं ना, भूत वूत कुछ नहीं होता, सब कहने की बात है। आज तक तुमने कभी भूत को देखा क्या? नहीं ना, तो डर क्यों रहा है? चुपचाप बैठ यहाँ। हे भोलेनाथ, आपका बहुत बहुत शुक्रिया। आपने मुझे रास्ता दिखा दिया। अगर यह सारा धन मुझे मिल जाए तो मेरा बेटा बहू मुझे फिर से मारने की कोशिश नहीं करेंगे। इस धन की लालच में वो मेरी सेवा करेंगे, मुझे कभी मारने की सोचेंगे भी नहीं। गंगा उन चोरों को डराने के लिए पेड़ के पीछे से डरावनी आवाज निकालती है। अरे ये आवाज कैसी थी? चल भागते हैं यहाँ से। अरे हमारा सामान तो हम वहीं छोड़ा है, चलो सामान तो लेकर आते हैं। अरे सामान की छोड़, अपनी जान की सोच। वैसे भी सामान तो हम और चुला लेंगे, लेकिन जान चली गई तो क्या करेंगे? तो भूल गया हम श्मशान में है, यहाँ तो भूत रहते हैं। तभी पेड़ के नीचे से गंगा बाहर निकलती है। तू सच कह रहा है भाई, यह तो चुड़ैल है, भागो यहाँ से, नहीं तो यह चुड़ैल हमें मार डालेगी। दोनों चोर वहाँ से भाग जाते हैं। गंगा पैसे की पोतली ले लेती है और सोचती है, मुझे आज रात यही रुकना पड़ेगा। आज की रात मेरे लिए श्मशान से सुरक्षित जगह और कोई नहीं है। अगर मैं अभी यहाँ से गई तो शायद वे चोर मुझे रास्ते में मिल जाए और यह पोटली मुझसे छीन ले। मुझे यही रुकना पड़ेगा। अब वो डर के मारे यहाँ नहीं आएंगे। मैं कल सुबह होते ही घर चली जाऊंगी।
अगली सुबह गंगा अपने घर की ओर निकल पड़ती है और दरवाजा खटखटाती है। इतनी सुबह सुबह कौन आ गया? रुकू, मैं देखता हूँ। जैसे ही विक्रम दरवाजा खोलता है, उसके पैरों तले जमीन खिसक जाती है। उसके मुंह से आवाज तक नहीं निकलती। आप यहाँ कैसे है? ये कैसे हो सकता है? क्यों रे नालायक, अब तेरी बोलती क्यों बंद हो गई? तुझे थोड़ी भी शर्म नहीं आई जो तू अपनी माँ को जिंदा जलाने चला था? तेरे जैसे संतान होने से अच्छा था भगवान मुझे बांझ ही रखता। मुझे माफ कर दीजिए माँ, मैंने सीमा के कहने पर किया था। मेरा आपको मारने का कोई इरादा नहीं था। तभी सीमा वहाँ आ जाती है। गंगा की पोतली से कुछ सोने के सिक्के नीचे गिर जाते हैं। सीमा यह सब देख लेती है और सोचती है, बुढ़िया बच कैसे गई और उसके पास सोने के सिक्के कहाँ से आए? लगता है पोटली में और भी सिक्के होंगे, पता नहीं कहाँ से लाई है। ये सब मुझे इस सोने का पता लगाना ही पड़ेगा। मेरे पास अब इसके अलावा कोई रास्ता नहीं है। मुझे माफ़ी मांगनी ही पड़ेगी। थोड़ा सा नाटक कर लेती हूँ माँ जी, आपके पे पड़ती हूँ, मुझे माफ़ कर दीजिए। मुझे से बहुत बड़ी भूल हो गई। मैंने गुस्से में आकर बहुत बड़ा गलत कदम उठा लिया। मुझे से अपराध नहीं पाप हुआ है। मुझे माफ़ कर दीजिए माँ जी। मुझे पता है मेरी गलती माफ़ी के लायक नहीं है। आपके जाने के बाद हमें अपनी गलती का एहसास हुआ। हम दोनों रात भर सो नहीं पाए। हमें अपने किए पर बहुत पछतावा है। आपको जिंदा देखकर हमें बहुत खुशी हुई। हमारी मति मारी गई थी जो हमने आपके साथ ऐसा किया। हम अपने बाप का प्रायश्चित करना चाहते हैं। माँ जी हमें एक मौका दीजिए, हमें माफ़ कर दीजिए। गंगा बिना कुछ बोले अंदर चली जाती है। सीमा और विक्रम के बीच बातचीत शुरू होती है। ये बच कैसे गई? आपने ऐसे कैसे जलाया था? ये वापस घर कैसे आ गई? मैं भी यही सोच रहा हूँ सीमा, ये कैसे हो गया? कहीं माँ ने गाँव में किसी को बता दिया तो हमारा क्या होगा? माँ जी कुछ नहीं बताएगी। मैंने माफ़ी मांगने का नाटक ही ऐसा किया था। और तुमने देखा जब वो वापस आई तो उसके पास एक पोटली थी और उस पोटली में से सोने के सिक्के भी गिर गए थे। हाँ विक्रम, पोटली में से सोने के सिक्के गिर रहे थे। शायद उस पोटली में और भी सोने के सिक्के हो। इसलिए हमें गंगा से बहुत अच्छा व्यवहार करना पड़ेगा, उनकी सेवा करनी पड़ेगी ताकि वो पुरानी बातें भूल जाए और पोटली का राज बता दे। तुम माँ का बहुत अच्छे से ख्याल रखना, उन्हें किसी बात की कोई कमी मत रखना। अच्छा खाना बना कर देना, ये सब तुम्हें करना होगा। मैं समझ गई, मुझे क्या करना है। अगले दिन माँ जी मैंने गर्मा गर्म खाना लगा दिया है। आपका मनपसंद खाना बनाया है। आज से रोज आप जो कहेंगी घर में वही बनेगा। उस दिन की तरह इसमें कहीं जहर तो नहीं मिला दिया? तुझ पर क्या भरोसा? नहीं माँ जी, उस दिन के लिए तो मैं बहुत शर्मिंदा हूँ लगता है। आपने मुझे अभी तक माफ नहीं किया। मुझे पर भरोसा कीजिए माँ जी, मैंने कुछ नहीं मिलाया है। मुझे तुझ पर बिल्कुल भी भरोसा नहीं है। पहले तू खा, मैं खाऊंगी और मेरी थाली में से खा। ठीक है माँ जी, जैसा आप कहें।